हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक जो कि हमारा जेई में भी काम आएगा और नीट में भी काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन देता है एंड दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आज इसी को समझेंगे सरल भाषा में। क्वेश्चंस जो होंगे वो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग बीच बीच में करते रहिएगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान ले पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के हमने चार पार्ट्स किए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। वे एलिमेंट जिनके लास्ट में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में फिलिंग होगी और जिनका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होगा, NS2 NP। कहां से कहां तक भरेंगे, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो NS2 NP फ्रॉम 1 to 6। कुल मिलाकर पी के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप आने चाहिए। अगर आप देखा जाए पी के अंदर ग्रुप की बात करें तो पीरियोडिक टेबल का जो डिजाइन है वो आप देखिए, पहले एस ब्लॉक को रखा है, फिर डी ब्लॉक को रखा है और सबसे राइट साइड पर क्या रखा हुआ है हमने, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। यानी यहां पर हमने कितने ग्रुप दिए, दो ग्रुप दिए हुए हैं एस ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। और इसके ठीक बाद कौन आएंगे, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप दिए, पूरे 10, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं, 10। तो कुल मिलाकर हमारे ग्रुप कितने हो गए, 3 से लेकर 12 तक। और रेस्ट ऑफ द जो ग्रुप्स आएंगे, मतलब कुल मिला के कितने ग्रुप आने चाहिए, एक कॉमन सेंस लगाइए। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुल मिला के ग्रुप कितने बनने चाहिए, 6 ही ग्रुप बनने चाहिए। इसका मतलब पी ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप नंबर फ्रॉम 13 टू ग्रुप नंबर 18। तो यहां पर हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे। एक तो जनरल वे ये होता है कि हर ग्रुप को आप इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ो। ग्रुप में क्या करना है, हमें पहले सारे एलिमेंट लिखने हैं, फिर इनकी वही कॉमन प्रॉपर्टीज, जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इनके कंपाउंड्स वगैरह ये सब पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाना शुरू करूँ, थोड़ा इजी वे में। जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं उनको हम पहले लेंगे और इजी वे में कैसे समझेंगे, इंस्टीड ऑफ कि हम सारे ग्रुप्स को अलग अलग लें, एक साथ हम उनकी वो प्रॉपर्टी लेंगे जो सारे ग्रुप में काम करेंगे। जैसे आप अगर 18 ग्रुप को छोड़ दें, 18 ग्रुप तो चूंकि इनर्ट गैसेस माना जाता है, बाकी सारे के सारे क्या है, कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्राइड्स, एक टॉपिक, हाइड्राइड्स का मतलब समझते हैं, हाइड्रोजन के साथ जब कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राइड्स। जैसे HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, आप कहेंगे ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या होंगे, जब कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनेंगे ऑक्साइड। तीसरे तरह के कंपाउंड, जैसे मान लो हेडिंग आ गई ऑक्सी एसिड्स, क्या आ गया, क्या होते हैं ऑक्सी एसिड, वे एसिड जिनमें ऑक्सीजन आ रही हो। भाई HCl भी एक एसिड है बट वो ऑक्सी एसिड बिल्कुल नहीं है ना। अब जिसमें ऑक्सी एसिड क्या आ सकते हैं, जैसे क्लोरीन का ही मुझे बनाना है तो आपने कहा HOCl, HClO4। सल्फर, सल्फर का बनाना है H2SO4। फास्फोरस का बनाना है H3PO4, H3PO3। ये सारे कहलाएंगे ऑक्सी एसिड। तो हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं, राइट। ऑक्सी एसिड्स, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूं शेखर सर फ्रॉम एजुरेन इंस्टीट्यूट। बिगिन फ्रॉम दिस टॉपिक वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, अब क्वेश्चन इसमें बहुत इंडिविजुअली क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एसिडिक नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, वॉलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सबको एक सिंपल से ट्रेंड से समझते हैं। हाइड्राइड का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं फिर भी यहां समझा देता हूं, हाइड्राइड का मतलब क्या है। जैसे आपने कहा HCl, कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो बनाएगा क्या, हाइड्राइड। जैसे मैं कहूंगा ये क्लोरीन का हाइड्राइड है, आप कहेंगे अमोनिया, मैं कहूंगा ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। आप कहेंगे मीथेन, ये कार्बन का हाइड्राइड है। आप कहेंगे वाटर, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। सो कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे या बॉन्डिंग करे, कोवेलेंट नहीं इवन आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म करे, कहलाएगा क्या, हाइड्राइड। क्या कहलाएगा, हाइड्राइड। तो हम फोकस कर रहे हैं ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 15 के हाइड्राइड पे। जहां तक 3 ग्रुप्स हैं इनमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पहले देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं कौन कौन से हाइड्राइड बनेंगे और उसकी के बेस पर हमारी प्रॉपर्टीज आएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ ग्रुप 17 के हाइड्राइड क्या क्या हो सकते हैं, ग्रुप 16, ग्रुप 15। एक बार हाइड्राइड बनाते हैं।
कौन कौन से हाइड्राइड बनेंगे, शुरुआत से करें। HF, HCl, HBr और HI, जिसे कहते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। इधर कौन बनेगा, इसके पैरेलल कौन आएगा, H2O, H2S, H2SC, ऑक्सन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। हालांकि इसमें एक एलिमेंट और आ सकता है, नीचे ले सकते हैं H2PO। उधर भी तो कोई आता होगा, एसिटाइन आता है, बट एसिटाइन का कोई हाइड्राइड नोन बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर एसिड दिखा देंगे, हाइफन दिखा देंगे, मतलब एग्जिस्ट। इधर आते हैं, इधर कौन आएगा, अमोनिया। इसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन के नीचे कौन है, फास्फोरस। इसे क्या बोलेंगे, नाम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। सिट्रिक एसिड कहां से आ गया, फॉस्फीन, अमोनिया, फॉस्फीन। इसके बाद क्या आएगा, ASH3। नाम कई बार नेमिंग आएगा इंग्लिश में, लिख देंगे, वो आपसे कहेंगे इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी बताइए, एसिडिटी बताइए, वॉलेटिलिटी बताइए, मेल्टिंग पॉइंट बताइए। अब आपको नाम ही नहीं पता होंगे इसके एग्जैक्टली नाम क्या है, फॉर्मूले वाइज तो पता है आपको। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और इसके बाद क्या आएगा, बिस्मिथ, BiH3। अगर आप कहेंगे नाम में एक बार लिखना चाह रहे हैं तो लिख लो, कोई बात नहीं। इसको क्या बोलते हैं, आर्सीन। क्या बोलते हैं, आर्सीन। ये तो खैर जानते होंगे आप, ये फॉस्फीन है, ये फॉस्फीन है। ये वाला कौन है, ये नाम सबसे मुश्किल है डिटेक्ट करना, इसको बोलते हैं स्टीबीन। क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा तुक्का मारना भी मुश्किल होगा इसके अंदर, स्टीबीन। और लास्ट वाला फिर भी इजी है, इसको बोलते हैं बिस्मेथीन, बिस्मेथीन। तो दीज आर द नेम्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15। 16 के आसान है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलुराइड, टेलुराइड, ये आसानी से कर लोगे आप। और HF, HCl, HBr, HI भी नहीं आता तो फिर बेकार पढ़े क्यों रहे हो, है ना। तो दीज आर द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16, 15, 17। हालांकि आप कहेंगे 14 के हाइड्राइड नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, 13 के भी होते हैं, और इससे पहले के भी होते हैं। हालांकि ये जो 3 ग्रुप हैं, इस पे विशेषकर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नीट के और जेई के। इन सारे हाइड्राइड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। कॉपी जरूर करते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है, वो तो मैं भेजने की कोशिश करूंगा, बट इसको आप अपने हाथ से लिखेंगे तो याद भी आपको साथ साथ होता रहेगा, नहीं तो ये नॉलेज वेस्ट ज्यादा जाएगी आपकी, है ना। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड किसे कहते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन रिच के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं। तो वे हाइड्राइड जिनका ऑक्टेट पूरा हो और साथ में जिनके पास एक लोन पेयर देने की कैपेसिटी हो, यानी 2 शर्तें पूरी हैं, अपना ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। जैसे आप कोई सा भी हाइड्राइड इसमें उठाइए, आप कहेंगे वाटर का दिखा दीजिए, कैसे दिखाएंगे, तो बच्चों वाटर का क्या होता है, यही तो दिखाते हैं इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दिखा दिया। अमोनिया का कैसे दिखाते हैं, आप कहेंगे 3 बॉन्ड्स, ठीक है। इन सारे हाइड्राइड में आप मुझे बताओ कौन सा हाइड्राइड में दिखाऊं आपको, एवरी हाइड्राइड विल हैव द वन कंपल्सरी कंडीशन, कंप्लीट ऑक्टेट इज आल्सो देयर, एंड एज वेल एज देयर द प्रेजेंस ऑफ द 1 लोन पेयर और द 2 लोन पेयर और द 3 लोन पेयर्स। सो दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ हाइड्राइड्स आर एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तभी हम इनको क्या बोलते हैं, ये काम करते हैं आमतौर पर लुईस बेसिस का। क्या काम करते हैं, लुईस बेसिस का काम करते हैं। आप जानते हैं ना लुईस बेस हमने पढ़े हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये कुल मिला के इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ये कैसे हो गए, लुईस बेस भी हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। जैसे ग्रुप 13 के हाइड्राइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, है ना। जैसे अगर मैं मान लो, अभी हमें पढ़ा तो नहीं रहा हूं आपको ग्रुप 13 का हाइड्राइड, लेकिन आप जानते हैं ग्रुप 13 के मेंबर में कौन आएगा, बोरॉन, तो BH3 बनेगा, एल्यूमिनियम तो AlH3 बनेगा। चलिए हम इतने एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बोरॉन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे इसके पास। तो अगर मैं हाइड्राइड बना भी लूं इसका, तो आपको क्या लग रहा है, BH3 के अंदर, BH3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ऑक्टेट ही पूरा नहीं कर पाया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड्स। क्या बोलेंगे, और ये क्या है, लुईस बेसिस। ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। और एक वे है जो दोनों की कैटेगरी में फॉल नहीं करते,
या ना तो इलेक्ट्रॉन रिच है और ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। क्या बोलते हैं? प्रिसाइज का मतलब इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल ठीक ठीक, मतलब जिनका ऑक्टेट तो पूरा हो, बट ना लेने की जरूरत है और ना देने के लिए कुछ है। दे सकते नहीं क्योंकि लोन पेयर नहीं है, और जरूरत नहीं है ऑक्टा ऑक्टेट पूरा है। जैसे मीथेन ग्रुप 14 को ले लिया, आप यहां पर ले सकते हैं ग्रुप 14, देख लेना, मैंने दाएं बाएं ऐसे कहीं भी लिख रहा हूं मैं, तो आप देख लें ग्रुप 14 के हाइड्रेट को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच की जगह क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। जैसे इसमें एग्जांपल कौन है? मीथेन। और अब आप समझ गए होंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं। मीथेन के अंदर क्या खास बात होती है? सी, और इसके बॉन्ड्स कितने हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं इसके पास, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर आप बना भी लेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ऑक्टेट तो पूरा हो गया। 4 बॉन्ड मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एग्जैक्टली कंप्लीट ऑक्टेट, बट देयर इज नो चांसेस टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, है ही नहीं लोन पे। और लेने की जरूरत, काय बात की लेने की जरूरत है? तो ना तो ये दे सकते हैं ना ही ये ले सकते हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनके लिए नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। हाइड्राइड की बिगनिंग करी हमने, हाइड्राइड्स होते क्या हैं मोटे तौर पर आपने समझ लिया। और ये सारे हाइड्राइड जो हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन रिच बोलिए, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलिए, चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलिए, ये सब हाइड्रेट कहलाएंगे कोवेलेंट हाइड्रेट। क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट हाइड्रेट। तो मतलब इनकी अगर ब्रॉडर कैटेगरी कहा जाए तो ये सारे हाइड्रेट किसका सब पार्ट है? कोवेलेंट हाइड्रेट की। ये सारे के सारे कैसे हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड हैं। अगर आप इसको और इसके ऊपर चलना चाहें तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड, और कोवेलेंट हाइड्राइड से ही हमने इसके 3 पार्ट किए थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन 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 3 बार क्यों लिखा है? वन टाइम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। आई होप यू गॉट द टॉपिक। ठीक है, ये अभी हमने बेसिक बात करी, एलिमेंट्री बात करी। हाइड्रेट कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर नीट में, जेई में। मैंने कहा जब भी हमें क्वेश्चन बनाना था तो हमें और उसका हाई स्टैंडर्ड देखना पड़ता है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन नीट में इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्क्रीन पे लेते हैं, आगे लो ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हाइड्राइड्स को हमने बना तो लिया, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक का मतलब समझ में आ गया? या यूं कहें कि आप प्रॉपर्टीज कहना चाह रहे हैं। करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज मोर और लेस एक ही सा शब्द है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्राइड या प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। ठीक है, अब हम इसको कैसे लेंगे? नंबर 1, जैसे सपोज टू बी इन हाइड्राइड में आपसे पूछ लेंगे एसिडिटी क्या है, एसिडिक नेचर। अब मैं इसे बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, जल्दी जल्दी टॉपिक हमें आगे बढ़ाने, ढेर सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, तो हम अलग अलग बजाय इतने कहने के एक ही के अंदर मैं 3-4 चीजें कॉमन लूंगा जो चीजें हमारी चल सकती हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, एसिडिटी का मतलब क्या है? वे सब्सटेंस जो एच आइन देते हैं, है ना। हाइड्राइड का मतलब तो यही हुआ, प्रोटॉन देने वाले सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एसिड्स बोलेंगे। और जो प्रोटॉन देगा, एचाइन देगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी हुआ। तो अगर आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए, आपसे कहा जाए इन 4 में एसिडिटी किसकी ज्यादा है, बल्कि ये पूछा जाए इन 4 में रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, तो एसिडिक नेचर की जगह आप क्या पूछ सकते हैं? रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर, है ना। अच्छा, जहां एसिडिटी पूछेंगे वहां पर कई बार घुमा फिरा के पूछ लेंगे, ऐसा करो इसकी के वैल्यू में अरेंज कर दो। किस में अरेंज कर दो? के वैल्यू में। ये तो हो गई एसिडिटी, है ना, एसिडिक नेचर हो गई, ये तो हो गई हमारी एसिडिक नेचर हो गई, ये हो गई के वैल्यू। ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, है ना। 4 में पूछ ले, बताओ अरेंज इन द डिक्रीजिंग और द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के वैल्यू। अब बच्चा कंफ्यूज, यार के क्या पूछ रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर की क्या पूछ रहे हैं। लेकिन तीनों शब्द कैसे हैं? एक तरह से मोर और लेस सिनोमिनस हैं एक दूसरे के, एक की बात कहें तो दूसरे की बात भी बिल्कुल वही मैचेबल होगी। अब कैसे निकालेंगे इसमें एसिडिक नेचर? एसिडिक नेचर निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है? ये सारे के सारे आप क्या ले रहे हैं? ग्रुप के मेंबर्स को पकड़ने हैं। किसको पकड़ने हैं? एक दिमाग में लगा के रखिए, कभी पूरी हमेशा डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए, सबके लिए लगेगा। जब भी एसिडिक नेचर हमें निकालनी है ग्रुप में, तो एक चीज हमारी डोमिनेंट होती है, बॉन्ड लेंथ। क्या होती है? तो हम जब भी बात करें, इसको मैं पॉइंट वाइज भी ले सकता हूं, फॉर किसके लिए? ग्रुप मेंबर्स, है ना। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स, बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ डिसाइड्स एसिडिक नेचर। बॉन्ड लेंथ से फैसला होने वाला है। आप कहेंगे वो कैसे? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक मिनट कलर चेंज कर, बहुत इंटेंस कलर है, HF, ये ठीक लग रहा है? HCl, HBr और HI, इन चारों में अगर ध्यान से देखें तो किसकी एसिडिटी ज्यादा है? मुझे लगता है आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और फटाक से जवाब दे देंगे, HF की ज्यादा है, ज्यादा बॉन्ड लेंथ है ना? क्या बात कर रहे हो? HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। बार बार मैंने केमिस्ट्री में कितनी बार ये बात बोली होगी, बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होगी। सिंपल, मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हुए, आसानी से टूट जाएगा। तो एक एक सिंपल से है, आप डेली लाइफ से, मैंने कई बार इसको कनेक्ट करने की कोशिश करी। एक पेंसिल लीजिए नॉर्मल लेंथ की, उसको तोड़ के देखिएगा, आराम से टूट जाएगी। और छोटी लेंथ की पेंसिल लीजिए, बहुत छोटी सी, और उसको तोड़ने की कोशिश करिए, नहीं टूट पाएगी, आसानी से टूटने वाली बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ ज्यादा होगी। HI की बॉन्ड लेंथ कैसी है? ज्यादा है। और HF की बॉन्ड लेंथ कैसी है? बहुत छोटी है। तो सबसे मुश्किल किसको तोड़ने में आने वाली है? HF को, यानी ये टूटेगा ही नहीं देखा जाए, और टूटेगा नहीं, या बहुत कम टूटेगा, तो बहुत थोड़े से थोड़े से HI देगा, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो आप समझ गए होंगे इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, समझ रहे हैं ना? तो आंसर इज HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी ये ऑर्डर किसका हो गया? आप इसको कोई भी मान लीजिए, आपने इतनी सारी हेडिंग तो वैसी भी ली हुई है, एसिडिटी नेचर, एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर कह लो चाहे तो इसे। तो अगर इन चारों में कहा जाए सबसे हाइड्रे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, आंसर इज HI। और HF को हम एक तरह से वीक एसिड माना जाता है। इतना वीक माना जाता है कि इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मतलब ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रखा जाता है, इतना वीक है ये। तो ये बिल्कुल मत कहना कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या माना जाता है? वीक एसिड है, या वीकेस्ट एसिड में इसकी नाम रखी जा सकती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? HI। और HI को हम कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है। HI की K वैल्यू भी सबसे ज्यादा है ना? समझ रहे हैं? इसके साथ साथ कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं, K का रिलेशन किससे होता है? PK के साथ। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि PK के ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे ज्यादा PK किसका होगा? HF का, HF का। दिमाग यहीं रख के चलो। हाँ, चलो, इट्स ओके, ओके, सबने सही बोला, सबने सही बोला। चलो खत्म करो कहानी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये जो सेम कॉन्सेप्ट है, अब इधर देखो, ध्यान से देखो, सारी चीजें निकल जाएंगी, और ध्यान रखो मुझे भी बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पर ये हो गया। अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो भी सेम ऑर्डर यही है, यानी ग्रुप 16 में कौन आएगा? आपने कहा वाटर आएगा। इससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H2S। इससे ज्यादा कौन होगा? H2SC। इससे ज्यादा कौन होगा? H2T, है ना? इससे ज्यादा कौन होगा? H2PO। और आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट सेम बात है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ते ही क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लंबा जितना होता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कमजोर होती जाएगी, वीक होता जाएगा। कहते हैं ना, आंधी में बड़े लंबे पेड़ जो होते हैं गिर जाते हैं, और छोटे पौधों पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। रीजन है, लंबी चीज की स्ट्रेंथ कैसी होगी? आमतौर पे कम होगी। ठीक है, लंबी बिल्डिंग्स आपने देखा होगा, अर्थक्वेक में चांसेस होते हैं उनके गिरने के, उनमें क्रैक आने के। हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं ना, उनके टूटने के चांस ज्यादा होते हैं, राइट? और जिसने पहली मंजिल बनाई है वो तो अपनी छत पर टहलता रहेगा, देखता रहेगा किस किस की गिर रही बिल्डिंग, है ना? तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते हैं। एंड द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर फर्दर ग्रुप सॉल्व। तो ग्रुप के अंदर आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। याद रखिए कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट, ये मिटाई दी मैंने यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्क्रीन लो, ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात हो गई हमारी, ठीक है? पहली चीज हो गई हमारी एसिडिक नेचर को लेकर। एसिडिक नेचर को आपने समझ लिया, ग्रुप के अंदर हम कैसे फैसला करेंगे? बॉन्ड लेंथ। और अगर मेंबर्स हमें बाय द वे दिए जाएं पीरियड के, किसके दिए जाएं? पीरियड के, तो वहां बॉन्ड लेंथ काम कभी नहीं करेगी, उसकी जगह पर कुछ और काम करेगा, और वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपसे कहा जाए, मतलब चूंकि ये सीख ही रहे हैं तो इतनी बात सीख लीजिए, है ना? फॉर किसके लिए? फॉर ग्रुप मेंबर नहीं, पीरियड मेंबर है। किसके मेंबर है? पीरियड जो है मेंबर्स हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? विल डिसाइड, क्या डिसाइड करेगी?
एसिडिटी, एसिडिटी मतलब आप कह रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लो मीथेन ले लिया आपने, इधर ले लिया अमोनिया, इधर ले लिया वाटर और इधर ले लिया HF। अब जरा ध्यान से देखिए मेंबर आपने कहां से सेलेक्ट करें। ग्रुप 17 से फ्लोरीन, 16 से ऑक्सीजन, 15 से नाइट्रोजन और 14 से मीथेन यानी कार्बन। अब व्हाट अबाउट द एसिडिक नेचर? अब आप देखिए यहां पर ज्यादा एसिडिक कौन है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो आप कहेंगे फ्लोरीन। ये आ गया ऑर्डर, आगे समझ में नहीं आया? तो जब भी हमें पीरियड्स के मेंबर दिए जाएं, अलग अलग पीरियड्स के हैं ग्रुप, मतलब ये अलग अलग ग्रुप के हैं लेकिन हम पीरियड में कंसीडर कर रहे हैं इसको। ग्रुप में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर बॉन्ड लेंथ डिसाइड करेगी। और यहां पर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, समझ में आ गया? ऐसे हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और तीसरी बात, अगर ये दोनों बातें जहां काम ना करें, आपको ऐसी भी चीज आ सकती है जहां पर दोनों चीजें फेलियर हो, तब आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे जज करेंगे? ढेर सारे एसिड्स हमारे पास पड़े हैं, तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेके चलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब तीसरा पार्ट भी हो सकता है इसका। तीसरा पार्ट क्या है कि एसिडिटी है ना, एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, और ये तब लगाना है, कब लगाना है? जब दोनों चीजें हमारी काम में ना आ रही हो। मतलब बॉन्ड लेंथ से भी फैसला ना कर मिल रहा हो, आपको लग रहा हो बॉन्ड लेंथ तो सबकी बराबर है, और दूसरा आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी फैसला ना कर मिल रहा हो, आप कहेंगे सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी है, बराबर है। मतलब ये दोनों फैक्टर काम, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी बराबर हो? चलिए लेट्स अप्लाई एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, लगाते हैं इसमें एग्जांपल। मान लो आपने लिया ओहो इतना तेज, HClO4, HClO3, HClO या HClO2 और HClO। इतना समझ में आ रहा होगा? यहां पर आप कहेंगे बॉन्ड किसके बीच में है? जब बॉन्ड होता है याद रखिएगा हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉमन सेंस लगाइएगा। जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन है। जब भी आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इतना भी दिमाग लगा के चलिए, हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है हमेशा उस स्ट्रक्चर में उसी एटम के साथ होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेशक आप कहेंगे H को आपने Cl के साथ रखा है, ये आपने अपनी कंफर्ट के हिसाब से लिख दिया है, बट एक्चुअली हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद। तो यहां पर आप कहेंगे चारों एसिड्स में तो एक ही बात है, ऑक्सीजन तो है ही, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड किससे होना है? ऑक्सीजन से। और जब बॉन्ड ऑक्सीजन से होना है तो आप ये तो कह नहीं सकते ये बॉन्ड छोटा है ये बॉन्ड लंबा है। सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है? बराबर होगी, बॉन्ड लेंथ बराबर होगी ना, बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। अब आप कहेंगे ठीक है अच्छा बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम हो गई, सारे पार्टनर कौन है? क्लोरीन और ऑक्सीजन है ना? क्लोरीन है या ऑक्सीजन है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर में भी आप कैसे कह सकते हो इसका कम है इसका ज्यादा है? यहां पर ये बात भी फेल हो गई। तब आप एक काम करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, यू विल फाइंड +7। आप निकाल के देखिए, रिडॉक्स आपने 11th में अच्छे से पढ़ा था, +3 और ये पढ़ा है +1। तो यहां पर कौन ज्यादा एसिडिक होगा? आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कैसे निकालना है। तो ये 3 सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम निकाल सकते हैं। वैसे और भी चीजें जैसे हाइब्रिडेशन भी रोल प्ले करता है ना? हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट भी बनते हैं लेकिन वो हमारे बेसिकली इन एसिड पे नहीं बनते, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो आप कहेंगे वहां कौन ज्यादा एसिडिक है? असल में कोई भी एसिडिक नहीं है, बट बात वो चल रही है बस 19-20 का फर्क चल रहा है। तो एल्काइन में sp हाइब्रिड कार्बन है, वो ज्यादा एसिडिक होगा, sp2 कम होगा, sp3 सबसे बेकार होगा। वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है, देखा जाए तो वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर ही डिसाइड किया आपने। आई बात समझ नहीं आई? तो वहां पर हम लगाएंगे। लेकिन हम जहां तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, मैं ऑर्गेनिक को नहीं लाना चाह रहा, इसमें बहुत लंबा काम हो जाएगा, फिर आप कभी आप ऑर्गेनिक जा रहे हो इसी पर रहते हैं। तो ये सिर्फ 3 पैरामीटर्स पे फोकस करिए। कब कब लगाना है फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ग्रुप के मेंबर्स मिल जाए आपको तो आप बॉन्ड लेंथ की सहारा लीजिएगा, जब आपको अलग अलग पीरियड्स के मेंबर मिल जाए तो आप और जब दोनों ही चीजें आपको लगे ध्वस्त हो रही हैं यानी फेल हो गई हमारी, तो आप लगाइएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर भी, जैसे H2SO4, H2SO3। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, HNO3 HNO2, है ना? अब इन दोनों पेयर्स में जो आपने पकड़े हैं वो वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये दोनों चीजें फेल हो रही हैं। तो आप देखेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहां पर +4 है, यहां पर +5 है और यहां
तो ऑब्वियसली सरल सी बात है, मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप इतना मैटर आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हाइड्राइड्स की हमने बात की थी, एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर के साथ ही आपने उसको रिलेट कर लिया था रिड्यूसिंग पावर से, और रिड्यूसिंग पावर के साथ ही आपने रिलेट कर लिया था उसको के वैल्यू से, डिसोसिएशन। अब कई बार के नहीं लिखेंगे, अरेंज दीज एसिड इन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी हटा देंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, अब बच्चा घूम जाए, क्या बोल रहे हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट? आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के भी कर दें, उल्टा कर रहे हैं। तो एसिडिटी का पहले ऑर्डर निकालिए, इसको ठीक रिवर्स कर दिए, जैसे कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, बट थोड़ा होल्ड करते हैं। हाँ, बहुत हो जाए कॉन्जुगेट बेस वगैरह, क्या? हाँ हाँ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इनके कॉन्जुगेट बेस पावर बताइए क्या होगा। कॉन्जुगेट बेस पावर का मतलब एक एच आयन लेने के बाद जो बचेगी उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस पावर। हमेशा ध्यान रखिए, एक ताकतवर जो एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस समझते हैं ना, जैसे ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा, ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, जैसे आपको याद होगा अभी अपने HF, HCl, HBr और HI, इसमें से किसको स्ट्रॉन्ग एसिड माना था बताइए? HI को माना था ना, HI को स्ट्रॉन्ग माना था, है ना, ये था। अब अगर मैं इसके आयन बना लूं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, अगर कोई पूछे इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन है इसमें से, तो आंसर इज F माइनस, Cl माइनस, Br। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। समझ में नहीं आया कैसे निकाला? तो जो ऑर्डर आपने एसिडिटी का निकाला उसी का एच आयन हटा के अगर आप बनाएंगे तो वो बनेगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक, इसका उल्टा कर दिया जो आंसर आपने उधर निकाला, लेकिन एक आंसर सही निकालेंगे तभी दूसरा आंसर सही निकलेगा, नहीं तो दोनों आंसर पे गलत होने वाले। हाइड्राइड्स में हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट, हाइड्राइड की कैरेक्टरिस्टिक की बात आप कर रहे थे, सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। एसिडिटी की बात खत्म हो गई है ना, दूसरी चीज लेके चलते हैं। अगर हम इनको हीट अप करेंगे तो बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? किसी चीज को गर्म करके देते हैं, खूब गर्मी देते हैं। देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। हीट देने के बाद भी अगर वो चीज स्टेबल रहे, राइट, तो हम कहेंगे थर्मल स्टेबल है। जैसे बर्फ का टुकड़ा है, सॉलिड है, लोहे का टुकड़ा है, वो भी सॉलिड है। रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिए, थोड़ी देर के बाद आप आएंगे तो बर्फ का टुकड़ा आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेल्ट होके वाटर बना लेगा। लेकिन लोहे का टुकड़ा, तो इसका मतलब थर्मल स्टेबल कौन ज्यादा है? आयरन इज मोर थर्मली स्टेबल देन आइस। ये सिंपल सी मोटी मोटी बात समझ में अच्छे से आ रही है ना? उसकी शेप, शक्ल, सूरत वही की वही होनी चाहिए। अब जरा यहां की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं जो आपने जितने ग्रुप्स की बात आपने करी। आप सोच रहे हो ग्रुप 14 पे नहीं आएगा क्या? 99.9% नहीं आएगा, आप मान के चलिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से कवरेज, इसी को अच्छे से कर लिए काम हमारा बन जाएगा। शर्त ये कि कर तो लें, हम तो हमारा मन ही इधर से उधर भाग भटकता रहेगा, फिर क्या फायदा होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ थर्मल स्टेबिलिटी है ना, हीट दे रहे हैं, तो सवाल ये कि हीट अगर आपने HI को दी और HF को दी तो बॉन्ड किसका जल्दी टूट जाएगा? HI का टूट जाएगा। कहाँ बनी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी? नहीं बनी ना। बड़ा लंबा बॉन्ड जो होगा, लेंदियर बॉन्ड होगा, वो हीट को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गर्मी से क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। टूटते ही क्या होगा? उसकी शक्ल सूरत चेंज होगी। HI रहा ही नहीं। इसका मतलब कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल है? HF देन HCl देन HBr। मतलब ठीक इसका उल्टा नहीं हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी आप समझ गए किसके पक्ष में आएगी, है ना? थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी एटॉमिक साइज कह लो या बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, है ना? तो जितनी बॉन्ड लेंथ हमारी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आप इसको ऐसे भी कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें थर्मल स्टेबल कौन है? HF है। या फिर अगर हम उसमें आ जाए ग्रुप 16 में तो आप कहेंगे वाटर थर्मल स्टेबल है। ग्रुप 15 में आएंगे तो कौन आएगा? अमोनिया हमारी थर्मल स्टेबल है। ग्रुप 14 में आएंगे तो कौन आएगा? मीथेन हमारा थर्मली स्टेबल है। आई होप ये बेटर समझ में आ गया। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट को लेकर।
बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ाई था कि बॉइलिंग पॉइंट में एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खेल को बिगाड़ देता है। वैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी के पास भी नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल फैसला है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। किस पर डिपेंड करता है? एमएम का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। जिसका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, ऑब्वियसली उसको बॉइल करना मुश्किल होगा, भारी भरकम मॉलिक्यूल। अब इसी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेगा। आप मुझे बताना यहाँ पर क्या है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं दूसरा, और यहाँ पे लेते हैं HF, HCl, HBr एंड HI, राइट? मुझे बताइए इसमें कौन आपको लग रहा है सबसे ज्यादा वेटेड है, भारी भरकम? बताओ। HI। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा होना चाहिए? HI के, फिर HBr के, फिर HCl के, राइट? और फिर HF के। लेकिन HF हमारा नंबर 1 पे आ गया। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल अजीब सी बात बता रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, 3 मेंबर्स ये हमें समझ में आ रहे हैं। क्यों? सबसे हैवीएस्ट, लिटिल लाइटर एंड देन लाइटेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द मोलर मास। नाउ व्हाट हैपेंस अबाउट द HF? अब HF के पास क्या आ गया? एक और चीज आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ गई? तो ये इस लिस्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, क्या शो कर रहा है? और मैंने अभी बताया कि H बॉन्डिंग आते ही सारे पैरामीटर को ये डिस्टर्ब कर देगा, खेल बिगाड़ देगा। तो जिसका वेट कम भी होगा वो अचानक बॉइलिंग पॉइंट अपना ज्यादा फील कराने लगेगा, क्योंकि उसमें कई नई चीज क्या जन्म हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बात समझे? और अगर इसके बगैर हम बात करें तो ये 3 चीजें चलेंगी हमारी। ये 3 बात समझ में आ गई? ये बहुत आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर आप कहेंगे अच्छा ग्रुप 16 15 की बात हो गई, 16 की बात करें, 16 की मैं मेंबर्स उधर लिख दूं क्या? 16 ग्रुप 16 के लिए मैं यहां लिख लूं, समझ में आ जाएगा? 16 के मेंबर कौन कौन से? आप कहेंगे H2O था, फिर कौन सा था? H2S, फिर कौन सा था? हाँ हाँ, फिर H2T, और फिर क्या था? H2PO, ये था ना? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वेट किसका है? तो आप कहेंगे H2PO का। तो ये हो गया H2PO। देन इसके बाद H2T, फिर कौन होगा? H2SC, फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? H2S। और सबसे पहले कौन आएगा? नहीं, आएगा H2O हमारा नंबर 2 पर। क्या आएगा? अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अब देखिए, समझ लिए, लिसन लिसन लिसन, मैं समझा दूं, भी समझ लो। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है? फ्लोरीन वहां। और आगे कौन करेगा? नाइट्रोजन। कौन करेगा? सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? फ्लोरीन के साथ, फिर थोड़ा सा कमजोर ऑक्सीजन, उससे थोड़ा और कमजोर। आई बात समझ? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने का मतलब ये नेवर थिंक कि ये नंबर 1 पे ही आना है। मैंने कहा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा ये सारे खेल में। मतलब इट डजंट मीन कि वो नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे भी हो सकता है, नंबर 3 पे भी हो सकता है। ऐसे समझ लो, अगर मैं डेली भाषा में बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट लाइक, जैसे कहते हैं जैक किसी की है, अप्रोच, सिफारिश। ठीक है? तो सिफारिश से फायदा तो मिलता है, थोड़ा भी मिलता है, ज्यादा भी मिलता है, बहुत ज्यादा भी मिलता है, बट डिपेंड करता है सिफारिश है किस लेवल की। आई बात समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं कर सकते आप हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे। सिफारिश अगर थोड़ी सी है तो थोड़ा सा ही बेनिफिट देगी, और किसी बहुत ही स्ट्रांग पर्सन की है तो बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है। तो आप ये बिल्कुल श्योर नहीं कर सकते कि मेरी सिफारिश लगी है, बट इट डजेंट मीन कि मैं बिल्कुल, आप कहोगे मैं CBSE टॉपर बन जाऊंगा, प्रिंसिपल ने कहा जरा इसका ध्यान रखना, मेरे 500 में 500 नंबर आने वाले हैं। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? ध्यान रखने का मतलब हो सकता है प्रिंसिपल रहा होगा, आपके सपोर्ट में रहा होगा, कोई एग्जाम कर रहा होगा, उस दिन की बात और होगी, उस दिन आपके लिए थोड़ा फेवर मिल गया, बट नॉट फॉर द एवरी डे। वो सीन बड़ा डिफरेंट है कि आप कहोगे 500 में 500 मेरे आ जाएंगे और CBSE टॉपर की लिस्ट में नाम खुलेगा, मेरा ही फोटो चमकेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिफारिश कितनी सी? थोड़ी सी सिफारिश। आई बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये ब्लाइंड मत मान के चलिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते ही आप नंबर 1 पे बस बिठा दो मॉलिक्यूल को। अब जैसे देखिए तीसरे केस में आप देखिए, इससे भी आप अंदाजा लगा लेंगे। ग्रुप 17 की, सॉरी ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 15 के हाइड्रेट कौन कौन से थे याद है? अमोनिया, फिर फॉस्फीन, फिर और और BiH3, ये था ना? अब इसमें देखिए ऑर्डर क्या बनना चाहिए? सबसे भारी भरकम कौन है? देन SbH3, SbH3,
आप समझ में आए क्या करने जा रहे हैं? अब आप देखिए ये ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। HF नंबर 1 पे प्रमोटेड था, समझ में आ गया? अब याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आसान तरीका याद करने का। तो ये 1 के बाद नंबर 2 पे प्रमोट हो गया और ये नंबर 3 पे प्रमोट हो गया, और इसके बाद बाकी बचे हुए मेंबर हैं, यानी PS3 लगा दो और इसके बाद किसको बिठा दो? सॉरी क्या नाम है, किसको बिठाना है? मैं गलत कह गया। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ लगना था, कोई बात। यहाँ पे क्या लगाना था? AS3 एंड देन लास्ट में क्या आएगा? हो गया? अब लॉजिक समझ में आ गया क्यों ऐसा कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको अभी यही समझाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये ब्लाइंड मत समझ के बैठिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो बस सब बढ़िया ही बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं। हाँ फर्क पड़ेगा, ये बात सही है, उससे फर्क पड़ेगा, जो आप नॉर्मल सोच रहे हैं उससे उसको एज मिलने वाली पक्का है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, HF गेट द हाइएस्ट रिवॉर्ड नंबर 1 पे, वाटर गेट द नंबर 2 रिवॉर्ड, एंड नंबर 3 रिवॉर्ड इज गेन बाय द अमोनिया। ऐसे याद करिए, भूलेंगे कभी नहीं, इसी ऑर्डर में याद करिए। क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। हो गया? आई होप बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गए होंगे, समझ के चल रहे हैं तो, नहीं तो सारी नॉलेज बस ऊपर से इसके निकल रही और कुछ नहीं निकल रही। 3 बातें हमने समझ ली, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं क्या चौथा पॉइंट ऊपर लिख सकता हूँ? चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए, है ना? चलो इसके बाद लेंगे, छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा नहीं। चौथा पॉइंट है वॉलेटाइलिटी। क्या है? वॉलेटाइलिटी। आप कहेंगे ये क्या होता है? वॉलेटिलिटी कह लो, वॉलेटाइलिटी कह लो, क्या होता है वॉलेटिलिटी? गैशियस फॉर्म में। कौन जाएगा गैशियस फॉर्म में जल्दी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? कम होगा। ज्यादा वाले का थोड़ा ना होगा, ज्यादा वाला तो कहेगा मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट का वेट कर रहा हूं, आया ही नहीं, है ना? तो वॉलेटाइल कैसे हो गया? पेट्रोल वॉलेटाइल है, क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट, आपने देखा होगा गाड़ी में जब पेट्रोल पड़वाते हैं तो लोग जल्दी जल्दी, कुछ लोग बहुत कंजूस टाइप के होते हैं, कहते जल्दी जल्दी डाल, ढक्कन बंद कर, होता है ना? बिकॉज आप खोल दिए पूरी टंकी को, ऐसे खोल के छोड़ दिए, पार्किंग में अपनी गाड़ी को ऐसे छोड़ दिए, और वो वाला वो जो है स्टॉपर उसका बाहर का निकाल दिए, आप पाएंगे कम से कम आधा लीटर पेट्रोल वैसे ही उड़ गया। कोई किसी ने चोरी नहीं करा है, वेपोराइज्ड हो गया, क्योंकि आपने उसको, वॉलेटाइल है। पानी को भी अगर आप छोड़ दिए, चिड़िया वड़िया के लिए पानी रखते हैं तो पानी का लेवल, ऐसा नहीं इतने सारे बर्ड्स सारा पी जाती हैं पानी, इतना नहीं पी जाती, लेकिन वो, आई बात समझ नहीं आई? तो वॉलेटिलिटी इज द इनवर्स ऑफ, आप ये भी कह सकते हैं, मुझे लग रहा है इससे से सारा आंसर हो गया हमारा क्लियर। तो अगर मैं कहूं आपसे ग्रुप, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, ग्रुप 17 में हाईली वॉलेटाइल कौन है? हो गया क्लियर? फॉस्फीन। अब आया नहीं आया समझ में? आप ये मत सोचो HI के पीछे पड़े रहेंगे, या बिल्कुल हमने टॉप वाले को या तो इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं, बीच में से भी आएगा क्वेश्चन। वो समझ रहे हैं बच्चे का जनरल ट्रेंड क्या है, या तो आप HI की तरफ झुकोगे या HF की तरफ जाओगे, और उन्हें बीच में से दे दिया, आप क्या करोगे? तो यहां पर क्या हो गया? HCl हमारा ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 में HCl जो है, HCl, इसके बाद कौन आएगा? इधर H2S, और इधर कौन आएगा? ये आएंगे, ये ग्रुप 17 के मेंबर हैं, ये ग्रुप 16 के मेंबर हैं, और ये ग्रुप 15 के मेंबर है, जो कि कैसे हैं? हाईली वॉलेटाइल। हाईली वॉलेटाइल मतलब आप ये भी कह सकते हैं लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शब्द देंगे नहीं, क्योंकि बच्चा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो थोड़ा दिमाग में लगा लेगा, ये अच्छा ये हाईएस्ट है, बस मुझे क्या ढूंढना है? लोएस्ट ढूंढना है। अब उन्होंने नया शब्द सजा दिया, वॉलेटिलिटी क्या हो गया? अब वो सोच रही है क्या बोल रहे हैं, वॉलेटिलिटी क्या चीज होती है ना? तो ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कितनी प्रॉपर्टी हमने कर ली? 4। एक और प्रॉपर्टी लेके पकड़ के चलते हैं। नेक्स्ट इज द बेसिक नेचर। 5th प्रॉपर्टी जो बहुत पूछी जाती है वो है हमारी बेसिक नेचर। आप कहेंगे बेसिक नेचर से क्या मतलब है? बेसिसिटी, है ना? और बेसिसिटी की एक डेफिनेशन आपने अभी बोली थी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लुईस बेस, है ना? तो लुईस बेसिस की डेफिनेशन के हिसाब से लुईस बेस जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इस लिहाज से सबसे अच्छे हम किसको मानते हैं? ग्रुप 15 को। ग्रुप 15 मेंबर जितने भी होते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15 मेंबर्स आर कंसिडर टू बी द वेरी गुड, क्या है? लुईस बेस। तो अभी हम ये प्रॉपर्टी सिर्फ ग्रुप 15 के लिए कंसिडर करेंगे, 17 16 के लिए आमतौर पर कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है? हाँ करते हैं, सबके पास है लोन पेयर, लोन पेयर सबके पास है, ज्यादा भी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ऐसा नहीं। पहले हम चलो इसको समझ लें, इसके बाद हम दूसरी बात को भी समझ लेते हैं। आपने कौन से मेंबर पकड़े? अमोनिया, फॉस्फीन, हाँ, आर्सीन, इसके बाद
स्टीबीन और BiH3, ये सारे मेंबर हैं और सबके पास एक क्या खूबी है, ऑल ऑफ देम कंटेन अ लोन पेयर, तो सबके सब बेस है। बट द क्वेश्चन इज सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, इनमें से पूछ लेंगे। बेस तो सब हो गए, आपसे वो ये नहीं पूछ रहा जा रहे बेस सब है या नहीं, वो पूछ रहे हैं बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा और क्यों होगा वो ऑर्डर जो आप बनाने जा रहे हैं। हाँ बच्चों बताइए, NH3 होगा, वाई? चलो इसको लॉजिकली हम कुछ और तरीके से समझते हैं। सबके पास एक लोन पेयर है बेशक, बट आप ये देखिए नाइट्रोजन साइज में छोटा है, छोटे से नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये साइज में कैसा है, बड़ा। बड़े से एटम के पास एक लोन पेयर है, यानी इसे हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके पास क्या है, मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसकी वजह क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज। हाँ, स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज, स्मॉल साइज ऑफ एटम, स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, जो शब्द आप सेलेक्ट करना चाहें, मोर और लेस सब एक ही बात आप कह रहे हैं। तो छोटे से एटम के पास क्या है, एक लोन पेयर है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक छोटा सा बच्चा जो है 8 to 10 ईयर्स का, 8 ईयर्स का मान लेते हैं, और मंदिर में जाकर भगवान के लिए 2000 का नोट बॉक्स में चढ़ाने जा रहा है। 8 साल का बच्चा, याद रखिए। पीछे उसके, और पीछे उसके 60 ईयर्स का बंदा खड़ा हुआ है जो काफी रिच है, प्रॉस्परस है, मर्सिडीज से उतरा है, और वो भी जाकर वहीं पे बैलेट बॉक्स में, मतलब भगवान के बॉक्स में, दान पात्र में 2000 नोट ही चला रहा है। आपको यार कौन ज्यादा अमीर इंसान है, दोनों ही लग रहे हैं अमीर है, लेकिन मैं तो कहूँ बच्चा ज्यादा अमीर है। 8 साल का बच्चा 2000 का नोट, 8 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है ना। तो हम इसको विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है मान लिया आप हो गए उसके डैडी अमीर होंगे, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन अगर आप इसको इससे रेट करें, 8 साल का मत छोड़िए, आप इसे 22 साल का लड़का मान लीजिए जो अभी जस्ट जॉब लगी है, ऐसे मान लेते हैं। 8 साल में थोड़ा सा आपको थोड़ा हाइपर हो गई बात ज्यादा, तो हम 20-22 साल का लड़का मान लेते हैं जिसने फर्स्ट जॉब एक्वायर करी है, और फर्स्ट सैलरी निकालते ही उसने सबसे पहले दान पात्र में 2000 रुपए चढ़ाए, भगवान को शुक्र करें कि आपके कारण ऐसा हो गया। पीछे जो है उसके पास 60-65 का है, जो काफी बड़ा बिजनेस क्रिएट किए हुए पहले से ही, और वो भी जाकर वही काम कर रहा है। आप कहोगे यार ये तो बताओ कैसे, अरे ये तो बहुत वो बिजनेसमैन है, इनकी फलां दुकान है, इनकी काले घटा की शॉप है, इनकी फलां की शॉप है, इनकी ये शॉप है ना, होता नहीं होता। आप कहते हैं यार ये तो बहुत ही रिच इंसान है, कितने दिए, 2000 ही तो चढ़ाए। आगे वाला बंदा यार जानते नहीं है ये लड़का, भाई क्या कर रहा है, मेरी जॉब लगी यार, कितनी सैलरी, 4 लाख रुपए पर एनम, 4 लाख पर एनम मतलब 25-30 हजार रुपये महीना। फिर भी उसका दिल इतना बड़ा है, उन्होंने कहा नहीं भगवान को थैंक्स करना चाहिए। तो आप कहोगे विच इज रिलेटिवली मोर रिचर, आप कहोगे छोटी हैसियत है, बट डोनेशन कैसी इक्वल है टू दैट पर्सन विच इज सीम्स टू बी वेरी वेरी रिच बट सोन डोनेटिंग द सेम अमाउंट। नहीं आई बात समझ में, छोटा साइज, यहां पे छोटा साइज है नाइट्रोजन का, रिचनेस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये क्या है, बड़ा एटम है, बिस्मथ बड़ा एटम है, तो ज्यादा बेस कौन सा कहलाएगा, ये वाला। बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। आई होप आपको ये समझ अच्छे से आ गया होगा बेसिसिटी। और जहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर पूछेंगे आपसे, वहां पर आपसे पूछ सकते हैं केबी का ऑर्डर बताइए क्या होगा, केबी क्या होगा, बेसिसिटी और केबी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, सबसे ज्यादा किसका होगा, अमोनिया का ही होगा। तो बेसिसिटी ऑर्डर पूछें या घुमा फिरा के शब्द कर दें, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस हाईएस्ट विल बी द अमोनिया का होगा। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, स्मॉलर द साइज हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो ज्यादा अच्छे से नोट भरे हुए हैं छोटी सी जगह में, छोटे से बॉक्स। हाँ हाँ हाँ, आप समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो ठीक है, बस 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 हो गया। हाइड्रेट्स की बात होगी तो हमने बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर ली, बेसिक नेचर पे बात कर ली, एसिडिक नेचर पे बात कर ली, रिड्यूसिंग पावर पे बात कर ली, वॉलेटिलिटी पे बात कर ली, ये 4-5 प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई, ठीक है। और शेप स्ट्रक्चर की तो बात हो ही गई हमारी, है ना। इनकी शेप की अगर हम बात करें, अमोनिया के ग्रुप में शेप क्या होती है आप जानते हैं, पिरामिडल शेप कैसी होती है। तो इनके जो अगर हम बात करें, ये सारे के सारे नेचर वाइज कैसे होते हैं, पिरामिडल होते हैं, पिरामिड टाइप की शेप होती है, पिरामिडल शेप। और हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिड होते हैं, याद रखिएगा। तो ये हाइड्रेट पे कभी कभी ऐसे छुटपुट क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, जैसे वाटर वाला जो ग्रुप है वो कैसा है, बेंड शेप कैसा है, और वो भी sp3 हाइब्रिड है, वो भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको हाइड्रेट का टॉपिक कुछ कुछ क्लियर जरूर हो गया होगा, हाइड्रेट हम कैसे होते, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। 8-10 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, अलग अलग तरह से बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, इतना आगे बढ़े, नेक्स्ट लेके चलते हैं। हाइड्रेट हमने पूरा पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। वेट,
ऑक्सी एसिड। तो हम यहां पर दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ पी ब्लॉक, ऑक्सी एसिड्स ऑफ पी ब्लॉक। अब आप कहेंगे व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स, या ऑक्सो एसिड भी कई बार बोलते हैं। ऑक्सी या ऑक्सो, ऐसा लगता है कुछ ऑक्सीजन से तो रिश्ता बनता है ना? यानी वे एसिड, एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम, एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम। किनके स्ट्रक्चर में क्या आएगा? ऑक्सीजन एटम आना मस्ट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HNO3, जैसे आप कहेंगे H2SO4, जैसे आप कहेंगे HClO4, जैसे H2CO3। तो ये कार्बन का ऑक्सी एसिड है, ये क्लोरीन का, ये सल्फर का, ये नाइट्रोजन का है। दीज आर कॉल्ड द ऑक्सी एसिड्स। क्या कहलाएंगे? आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की। अभी हमने बात की थी हाइड्रा एसिड्स की। इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड, बिकॉज ऑल कंटेन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन तो कर ही रहे हैं, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, बट ऑक्सीजन इसमें जरूरी हिस्सा है इसका, ऑक्सीजन जरूरी हो। जैसे HCl में ऑक्सीजन नहीं थी, HBr में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन इनको हम ऑक्सीजन के साथ रख रहे हैं, इसलिए ऑक्सी एसिड बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? अब हम इसको, इसके सब पार्ट बना लेते हैं, जैसे स्मॉल ए पार्ट, ऑक्सी एसिड्स। यहां पर हम इसको ऐसे समझेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ ग्रुप 17। क्या लेके चल रहे हैं? ग्रुप 17। अच्छा, मैंने एक और चीज इंटरेस्टिंग बात बताई थी, आप ध्यान रख लें। ग्रुप 17 के मेंबर्स या 16 के मेंबर्स या 15 के मेंबर्स, दे लाइक टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल समझते हैं? मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना आती। एक नहीं दिखाएंगे, दो तरह की दिखाएंगे, दो नहीं दिखाएंगे, ज्यादा भी दिखा सकते हैं, 3 4 ऐसे। और ये कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था। ग्रुप 17 के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। कैसा नंबर है? ऑड। 7 के ऑड नंबर और क्या क्या होंगे? तो एक तरीका मैंने बताया था, हाउ टू फाइंड आउट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें कहीं भी निकालनी हो वेरिएबल, क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप 17 की निकालनी हो बच्चों, ग्रुप 17 की, तो क्या आएगा? लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 16 के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 15 के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 14 के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 13 के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बस अब आप ये सिंपल सा फंडा ध्यान रखिएगा, अगर हम 7 पे बैठे हैं तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +7 +5 +3, यूजुअली ये आएगी, यूजुअली। समझ रहे हैं? हाँ। और ये अगर हम बात करेंगे तो +6 +4 +2, ये आना चाहिए। और यहां पर +5 आगे बात समझ में कैसे निकालेंगे? ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है। इसके अंदर भी फिर बाद में एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन मैं अभी इतनी सारी बातें नहीं, धीरे धीरे करेंगे, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप देखिए मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई, व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू फाइंड आउट, है ना। तो बहुत सरल सा तरीका है। लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 5 3 1, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के हिसाब से, इवन नंबर है, इवन नंबर। तो ग्रुप 17 पे आते हैं। तो ग्रुप 17 के मेंबर्स 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, +7b +5b +3b और +1 भी, ठीक है। चलिए, अब हमने इतनी ऑक्सीजन, +2 नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब हम चलो चलो इधर फोकस करते, इधर ध्यान से देखेंगे टॉपिक। अब ये सबसे ज्यादा इस पे पूछे जाते हैं, ग्रुप 17 के ऑक्सीजन स्टेट बड़ा परेशान करते हैं, इस पे उल्टे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पसंद कर ली, +7 +5 +3, और यहां पर क्या गया, ये एक सीक्वेंस बना लेते हैं यहाँ पर। और यहां पर आप कहेंगे ये जो ऑक्सी एसिड है ये कौन कौन बनाते हैं? क्लोरीन भी बनाती है, फ्लोरीन भी बनाती है, आयोडीन भी, और क्या नाम है, फ्लोरीन भी। हालांकि फ्लोरीन को मैं थोड़ा अलग रखूंगा इसको, लेकिन चलिए रखना तो पड़ेगा आपको। ये क्लोरीन का है, मान लेते हैं ये और ये, और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम फ्लोरीन की, सबसे लास्ट में बात करेंगे। +7 में जब हम इसका ऑक्सी एसिड बनाते हैं तो बनता है HClO4 HClO3 HClO2 HClO। आप समझ गए होंगे इसका क्या बनेगा, HBrO4 HBrO
HBrO3 HBrO2 और HBrO, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे HiO4 HiO3 HiO2 और HiO या HOI कह लो, दोनों में दोनों शब्द ठीक है, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सी क्या नाम है, +7 में कोई नहीं बनता, +5 में कोई नहीं बनता, +3 में कोई नहीं बनता, सिर्फ एक इकलौता बनता है, और वो भी मैं कहूंगा वो +1 में नहीं होता, वो भी +1 में नहीं होता, +2 में भी नहीं होता, ठीक है। अब वो उसको अलग स्पेशल लिखेंगे, बाद में बात करेंगे उसको लेकर। ये है, उसका नाम लिख देता हूं मैं, HOF, इसमें स्टार बना दिए, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी विवादास्पद है, -1 क्या आएगी, माइनस, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं, तो फ्लोरीन किसी के बस की बात है जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को छीन के ले जाए। तो फ्लोरीन क्या करेगी यहां पर, शोइंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने स्टार लगाया, क्योंकि आपने सारी बातें +1 +5 +3 +7 पर रखी है कुछ इस तरह से, बट फ्लोरीन एक्सेप्शनली शोज डिफरेंट ऑक्सीजन। और इसमें भी ऐसा नहीं, इसमें भी कंट्रोवर्सी है, ऐसा नहीं सब लोग, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं -1 है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन को बचा के रखा जाता, मतलब नहीं डाला जाता, ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, बाकी जो हमारे जिनमें कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, जिनमें साफ सुथरा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अब अगर मैं कहूं यहां पर इनमें ये तय करना कि भाई कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप कहेंगे ये तो आसान, अभी तो बताया था आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो एसिडिटी, तो यहां पर क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस कब, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो आप कहेंगे HClO से ज्यादा HClO2, फिर HClO3, फिर HClO, सिंपल है, इसमें कोई पंगा नहीं। अब आप कहोगे इन सब में अगर चेक करें, इन चारों में, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, इन चारों में या इन तीनों में, तो वहां पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, बताओ अब आपको याद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड लेंथ क्यों डिसाइड नहीं करे, क्योंकि H का बॉन्ड किससे बना है, O से, मैंने आपको बताया था। तो जब H का बॉन्ड O से बना है तो क्या फर्क पड़ रहा है, बॉन्ड तो बराबर ही है। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाइए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा नजर आ रही है, क्लोरीन की ज्यादा नजर आ रही है, ब्रोमीन की कम है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो यानी यहां पर अगर मैं इस तरफ चलूं, मैंने ग्रीन से किया, शायद आपको समझ में आ जाएगा, ये ग्रीन से दिख रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं एसिडिटी इंक्रीजेस, या एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां इन चारों में, अब यहां पर क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, आगे मूव करें, नेक्स्ट स्क्रीन लो। अगर आपसे कहा जाए ये जो 4 एसिड अभी नीचे वाले आपने बनाए थे, मतलब कौन से बनाए थे, HOF HOCl HOBr और HOI, इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इनमें के ऑर्डर में अरेंज करिए, के का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के वैल्यू, के वैल्यू, क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर, राइट ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, यस। क्योंकि वहां याद होगा हमने HBr HCl HF HI में हमने सबसे स्ट्रॉन्ग किसको माना था, H HI को माना जाता था, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा थी, भूल जाते हो इतनी जल्दी, सही बोल रहा था, अच्छा। HI की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी, क्योंकि बिकॉज बॉन्ड लेंथ वॉज द बिगेस्ट बॉन्ड लेंथ, है ना। HI का बॉन्ड, अभी आपको मैंने इतनी देर समझाया कि बॉन्ड टूटना आसान होता, बट व्हाट अबाउट दीज 4 एसिड्स। तो यहां पर, अब आप कहेंगे यहां पर अगर हम वही बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, तो बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे भी, तो बॉन्ड किसके बीच में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो बॉन्ड सेम ही है भाई, हर जगह बॉन्ड यही तो बना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन,
तो बॉन्ड लेंथ से कुछ फैसला नहीं हुआ, फिर क्या करें? सबसे ज्यादा फैसला किससे होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HOF। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड यही होगा, HOF, HOCl, HOBr, इस तरह से होगा। आई बात समझ में नहीं आई? नहीं समझे आप? मैंने कुछ और बोला। यह है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। पानी लिया। अच्छा यहां तक हो गया, ऑक्सी एसिड की बात हो गई, ये क्लियर हो गया। ऑक्सी एसिड हमने इसके कर लिए। ग्रुप 17 समझ में आगे नहीं आया? पक्का? तो ग्रुप 17 के ऑक्सी एसिड हमें समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे हमने निकाले। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि HClO4 हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप बोल रहे हैं, बट रीजनिंग क्या है? ये तो आपने वो बता दिया, मैथमेटिकल अप्रोच बता दी कि भाई HClO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। बट रीजनिंग वाइज अगर देखें तो हाउ विल यू फाइंड आउट? HClO4 जैसे ही एच आइन देगा, और आप बताओ क्या बनेगा? ClO4 माइनस। अब ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। इसका मतलब इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं? 7 बनाए होंगे। 2, 3, अब ये 7 हो गए। इसका मतलब इस पे क्या होगा? अब यहां पर अगर मैं कहूं इसका ये जो चार्ज है, ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार बताया, नेगेटिव चार्ज अगर हमारा एक जगह पर लोकलाइज रहेगा तो वो अनस्टेबल है। क्या है? और अगर वहां पर रेजोनेंस कॉन्सेप्ट लग जाए, क्या लग जाए? आप कहेंगे यहां रेजोनेंस कैसे लगाएंगे? रेजोनेंस यहां पर कैसे लगेगा बताइए? रेजोनेंस कैसे लगेगा? यहां से लगा दो और ये यहां लगा दो, सिंगल का और डबल का। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? ये लगा लें डबल बॉन्ड, ऐसे लगा लें और ऐसे यहाँ पे लगा लें और फिर वापस डबल। क्या हम दोबारा ये नहीं काम नहीं कर सकते? ये यहाँ ले ले और ये यहाँ ले ले। आ रही बात? समझ नहीं आ रही? तो ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा? Cl यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये Cl है, और यहाँ पर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और आप कहेंगे क्या ये पॉसिबल नहीं कि ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए? तो आप कहेंगे हाँ ये भी पॉसिबल है। Cl यहाँ लगा लो, O यहाँ लगा लो, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन सारे ऑक्सीजन के साथ लगा लो, इसमें माइनस चार्ज लगा दो। सो व्हाट हैपेंस देयर? देयर इज अ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर ही क्या हो गए? आप कहेंगे इसके स्ट्रक्चर्स क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ परक्लोरेट आइन। इसका नाम क्या देते हैं? परक्लोरेट आइन। परक्लोरेट आइन, ठीक है, ये होगा हमारा। तो बिकॉज ये मैक्सिमम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, आप कहेंगे अच्छा उसकी जगह पर दूसरा जो आप बता दो HClO अगर होगा, तो HClO क्या करेगा? HClO एक H आइन देगा और साथ में क्या बनाएगा? ClO माइनस बनाएगा। एंड ClO माइनस, ClO माइनस, ClO माइनस में क्या होगा? यहां पर क्या कोई रेजोनेंस हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। H निकला और Cl का बॉन्ड किसके साथ बना है? O के साथ, ये बन गया। यहां पर नो स्टेबलाइजेशन। तो यहां पर मैंने यही समझाने की कोशिश करी कि ये जो परक्लोरिक एसिड है, ये जो एसिड है ये इतना स्ट्रांग क्यों है? ये तो आपने मैथमेटिकली तो बता ही दिया, ये स्ट्रांग एसिड है, बट इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, देयर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज, परक्लोरेट आयन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा जो है, उधर से उधर जाए, पीछे जाओ, ये हो जाएगा हमारा परक्लोरेट आयन। आगे बात समझ में? आगे बढ़े। तो ये हमने इतना बना लिया यहाँ पर। अच्छा इसका नाम भी मैं आपको सिखा दूँ यहाँ पर। आप कहेंगे नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl। कई बार नाम अगर आ गया, समझो नाम +7, +5, +3, +1, पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके नाम हम कैसे निकालेंगे। कई बार ये बड़ा सिरदर्दी होती है इसका नाम निकालना, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, नेमिंग पर। बस दो एसिड में यही कंपैरिजन है कि ये स्ट्रांग क्यों है और वो उतना स्ट्रांग
क्यों नहीं है ना? आपने कहा ये स्ट्रांग है, तो इसके पीछे रीजन ये निकाला कि इसने एक प्रोटॉन दिया, क्या बना लिया ये परक्लोरिटाइन, और ये जो परक्लोरिटाइन है ये इसमें क्या हो रहा है, चार्ज का डीलोकेशन, ठीक जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। फिनॉक्साइडाइन इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिनॉक्साइडाइन क्या करता है, चार्ज का डी। एल्कोक्साइडाइन पढ़ते नहीं, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, तो आप रीजन क्या बताते थे? एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है जो बार बार आता है, इथेनॉल में क्या बनता है, इथॉक्साइडाइन, लेकिन उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कुछ नहीं है। फिनॉल क्या बनाता है, फिनॉक्साइडाइन, चार्ज का डीलोकेलाइजेशन। अब यहां पर भी यही बात है कि ये जो एसिड है इसके अंदर रेजोनेंस है ही नहीं, पॉसिबल नहीं, बट इसके अंदर मैक्सिमम चार्ज का डीलोकेलाइजेशन है। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का यहां पर, फिर कभी यहां पर, फिर कभी यहां पर, फिर कभी यहां पर, बार बार क्या कर रहा है, पूरा एक तरह से अराउंड द क्लॉक, घड़ी की तरह से क्या कर रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है, एंड दैट मेक्स इट मोर एंड मोर स्टेबल। सो दैट्स व्हाई परक्लोरिक एसिड, तो मैक्सिमम रेजोनेटिंग सक्सेस। अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया, मैं चलो एग्जाम में इसे सॉल्व भी कर देंगे, बट बाय द वे अगर उन्होंने इसके स्ट्रक्चर दिए ही नहीं, नाम दे दिए, क्या दे दिए, हम नाम से कैसे पहचानेंगे? एक तुकबंदी बताता हूं मैं आसान से, कोशिश करिएगा समझने की अगर समझ सकते हैं तो, है ना? ऑक्सीजन स्टेट हमेशा ध्यान रखिए, जब भी +7 आएगी हर एक के नाम में पर लगेगा, क्या लगेगा, पर। देखिए एक मिनट और समझाता हूं मैं आपको। आपको याद होगा हमने लोअर क्लास में 9th-10th में पढ़ा था, एक हायर ऑक्सीजन स्टेट और एक पढ़ी थी लोअर ऑक्सीजन स्टेट, है ना? हायर और एक क्या पढ़ा था, लोअर ऑक्सीजन स्टेट। हायर ऑक्सीजन स्टेट वर्सेस लोअर ऑक्सीजन स्टेट, ये दो वर्ड आपको अच्छे से याद होगा, बार बार सुने थे, फेरस फेरिक, प्लम्बस प्लम्बिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। तो आप दोनों नामों में जरा फर्क देखिएगा, अस और इक। हमेशा याद रखिए हायर ऑक्सीजन स्टेट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इक, और लोअर ऑक्सीजन स्टेट के लिए अस। ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है फेरिक क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा, और फेरस क्लोराइड फॉर्मूला क्या होगा, Fe। फेरिक क्लोराइड में बोल रहा हूं, ऑक्सीजन तो है भी नहीं भाई, बस चुप जा चुप जा चुप जा, मैं ये बता देता हूं। फेरिक क्लोराइड मैंने बोला और फेरस क्लोराइड बोला, फेरिक और फेरस। तो फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीजन स्टेट मुझे क्या दिखानी है, +3 यानी कि Cl3। फेरस क्लोराइड में मुझे +2 दिखानी है यानी FeCl2, ये बनेगा। आई बात समझ में नहीं आई? फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट, यही कॉन्सेप्ट, फेरस सल्फेट +2 ऑक्सीजन स्टेट, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe FeSO4, 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 क्योंकि +2 ऑक्सीजन स्टेट है। अब इधर आ जाइए, फेरिक सल्फेट, हाँ आप ठीक बोल रहे हो, Fe2SO4 का होल थ्राइस +3। अब आपको समझ में आ गया हुआ, प्लम्बस प्लम्बिक, प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड। अब बताइए प्लम्बस और प्लम्बिक कहां से बोला, प्लम्बस क्या मतलब क्या है? मुश्किल लग रहा है, प्लम्बस का मतलब पीवी, क्या होगा, पीवी, और पीवी कौन से ग्रुप से आता है, ओ कुछ याद नहीं, ग्रुप 14 से। ग्रुप 14 की ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है, झटपट बोलो, +2 +4, तो +2 वाला क्या होगा, प्लम्बस, +4 वाला प्लम्बिक। अब मैंने पूछा प्लम्बस और प्लम्बिक क्लोराइड के फॉर्मूले क्या होंगे, तो बोलो, PbCl2 का मतलब प्लम्बस क्लोराइड, प्लम्बिक क्लोराइड। नहीं आया, समझ के चलेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो बिल्कुल सब चीजें बेकार लगेगी, ये क्या बोले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इतना तो समझ लिया कि हमने दो ऑक्सीजन स्टेट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th-10th में भी। हायर ऑक्सीजन स्टेट के लिए हमेशा एज अ सफिक्स वर्ड हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दीज आर द सफिक्स वर्ड। सफिक्स वर्ड के फॉर्म में क्या इस्तेमाल करते हैं, एक, और क्या लगाते हैं, अस। अब चलिए आ जाइए यहां, तो आप कहोगे सर यहाँ दो ऑक्सीजन स्टेट है ही कहां, यहाँ तो चार ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहे हैं, 4 ऑक्सीजन स्टेट है, यहां पर हम कैसे तय करेंगे? तो इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा करिए, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट को पकड़ लीजिए, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट को। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है हमारी, आप कहेंगे सेकंड हाईएस्ट ये वाली है, और सेकंड लोएस्ट ये वाली है, कलर फिर चेंज करना पड़ेगा, सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट यही है ना, दिख रही?
इनको बोलिए वैसे इकोरस, तो इसका नाम क्लोरिक एसिड हो गया। हमेशा के लिए ध्यान रखना, अगर किसी की सिर्फ दो ही ऑक्सीजन स्टेट बन रही है तो सीधे सीधे वो नाम दे दिए इक और अस। अगर किसी की चार बन रही है तो इक और अस किसको देंगे? दो, दो ऑक्सीजन स्टेट। कौन सी दो? बीच वाली। अब आप कहेंगे सबसे ऊपर वाले को क्या देंगे? याद रखिए +7 जब भी आएगी तो ये शब्द तो लगेगा पूरा, ये शब्द कैरी ऑन हो जाएगा, क्लोरिक एसिड चलेगा, बट उसके नाम के आगे पर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, पर का मतलब होता है +7। जैसे आपने याद होगा डीएनएफ पढ़ा था अभी आपने, पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ा था, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, और ऑक्सीजन स्टेट चेक करिए KMnO4 में +7, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड वाज पर, पोटेशियम पर मैग्नेट। जैसे ही आप उससे नीचे आएंगे पर कट जाएंगे, पर काट दिए, कहते हैं ना पर कट गए, तो ये आ गया क्लोरिक एसिड। इससे नीचे आ गए क्लोरस एसिड, उससे भी नीचे आ गए तो एक शब्द लगाइए हाइपो। क्या लगाइए? हाइपो और हाइपर हम वैसे भी डेली लाइफ में कभी कभी शब्द यूज करते हैं। कोई बहुत गुस्से में आता है तो हम क्या बोलते हैं? भाई क्यों इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहे हो, इतना नहीं, जरूरत नहीं है, बात इतनी है भी नहीं जितना आप गुस्सा दिखा रहे हो। हाइपो माने हाइपोथर्मिया, आपने बायो में वर्ड सुना होगा, ज्यादा ठंड जब हो जाती है हाइपोथर्मिया के। हाँ, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया ये चलता है। गर्मियां अगर बहुत ज्यादा होती है किसी कारण से तो कहते हैं हाइपरथर्मिया, और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है एक्सेसिव कोल्ड, ज्यादा ठंड लग जाए तो क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। समझ में आ गया? आई होप हाइपो समझ में आ गया होगा। तो अब आपने इसका नाम क्या रखा था? टेल मी अगेन। तो इसके नाम क्या आगे? अब हो गए चारों नाम, शुरू से बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। हाइपो क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, हो गया पक्का। इस तरीके से आप याद रखिए, जब भी हम +1 आएंगे हाइपो, +3 अस, +5 इक, +7 चेक करूं? चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं, आराम से हो जाएगा, ध्यान रखिए बस, हो जाएगा। मैंने वैसे ग्रुप 17 के नजदीकी जो रिश्तेदार हैं वो हैं ग्रुप 15, क्योंकि वो भी ऑड हैं, वो भी ऑड है। आप कहेंगे 16 क्यों नहीं रखा आपने? 16 इवन है, नजदीक बैठे तो हैं बट उनके साथ थोड़ी वो मैचिंग नहीं बैठ रही। नहीं आई बात समझ में? वहां पर देखो क्या आएगी, फिर से एक बार देखो, देखो आपने ग्रुप 17 की ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन सी बोली? फिर से बोली। 7 5 3 1। ग्रुप 15 की कौन सी होगी? तो 7 नहीं है वहां, तो पर नहीं है वहां, बाकी सब कुछ है। अब याद हो गया? अब दिमाग लगाइए, इसमें मैं क्या लिखा, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जल्दी से बोल दिएगा इसके नाम क्या। मान लो मैंने बनाया, अभी बोलना नहीं, पहले आप ट्राई करना। H3PO3, H3PO2, ये पहले तो 3 नाम की बात करते हैं, फिर इसके सिवा और भी आप लग सकते हैं, जैसे HPO3 का होल N सॉरी ये N है। चलिए शुरू करते हैं इनसे। अब इनमें मुझे नाम देने हैं, पहले हम ये तय कर लें सही ऑर्डर में बनाए नहीं बनाए। हो सकता है आपको ऑक्सीजन स्टेट उल्टी सीधी लिखी है, तो पहले फाइंड आउट कर लें। तो ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? +5। फिर बताओ, बाहर एन आ गया। अब एन से डरिए मत, कल को एग्जाम में एन आ गया आप तो इजी लेके बैठे रहोगे। एन का मैं क्या करूं? एन का मतलब लेट अस अज्यूम एन द वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एन शुड बी 1। 2 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, जो मर्जी है वो मान लो, सब चलेगा। एन का मतलब तो कुछ भी है। तो मैंने चलो सबसे सरल ले लिया, 1 ले लिया, और 1 ले लिया तो मैंने ऑक्सीजन की -6 +1। अभी भी समझ नहीं आया तो एन से डरिए मत, एन कुछ नहीं बिगाड़ लेगा आपका। अब चलिए नाम की बात शुरू कर दें, बोलिए फर्स्ट नेम। फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, 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 बिल्कुल सही बात है। आइए समझ में नहीं आया? इंटरेस्टिंग बात है ना। आप कहेंगे सबके नाम क्या गए? देखिए पहले वाले का नाम क्या रखा आपने? फॉस्फोरिक एसिड। अब आप समझाएंगे इसका बिल्कुल जो रिलेशन आप बिठा रहे थे ग्रुप 17 के, ये समझ लो दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो भी 7, ये भी 7 नहीं है, बस बाकी छोटे हैं, तभी आपने छोटे बोला इनको। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड।
ठीक है। अब आप कहिए दो के नाम आपने फास्फोरिक रख दिए, तो ऐसे कल को एग्जाम में ये आएगा तो मैं इस दोनों को फास्फोरिक बोलूंगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो इनके नाम को हमने डिफर करने के लिए बाद में हमने एक नाम किया, इसके आगे हम लगाएंगे ऑर्थो। क्या लगाएंगे? ऑर्थो। इसके आगे लगाएंगे मेटा। क्या लगाएंगे? मेटा। ये भी अभी हम धीरे धीरे जानेंगे ऑर्थो मेटा का मतलब क्या है। फिलहाल आप इतनी बात तो समझ गए होंगे, कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा रिलेशन। ऑक्सी एसिड में क्या रिश्ता बन रहा है हमारा ग्रुप 17 का ग्रुप 15 के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग। 16 के साथ नहीं बनेगा, 16 के साथ बिल्कुल ऑड नंबर वाली चीजें नहीं आ रही है ना। लेकिन अभी हमें पढ़ना तो हमें सारा ही कुछ है? 16 में भी ऐसे आएगा। तो नाम समझ में आ गया। तो पर वाला, इक वाला, अस वाला, हाइपो वाला, ये चार शब्द हमने फाइंड आउट कर लिए। अगर किसी के दो ही एसिड बन रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक को इक बोलेंगे, एक को अस बोलेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि उनके नाम में दो ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग हो। अगर ऑक्सीजन स्टेट दो अलग नहीं बन रही, राइट, एक ही बन रही है, तो आप हमेशा एक ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे बोरॉन का ऑक्सीजन स्टेट वाला कंपाउंड बनता है H3BO3, क्या बनता है? और एक बनता है HbO2, क्या बनता है? अब आप कहेंगे कि नाम बताइए इसका क्या होगा। तो हम फिर वही काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दीज टू। क्या लगता है आपको? अगर मैं ऑक्सीजन स्टेट निकालूं बच्चों तो क्या आएगी? देखो यहाँ पे क्या आएगी, फटाफट बोला करो। आप ऐसा लग रहा है मुझे को धकेलना पड़ रहा है, आप दिमाग लाया करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं अगली क्या आएगी? +3 आएगी। तो नाम क्या होगा? बोरिक एसिड। दोनों बोरिक एसिड है। एक का नाम ऑर्थोबोरिक एसिड और दूसरे का नाम हो गया। इससे आप देख लीजिए कुछ कुछ दोस्ती नहीं बैठ रही। ये ग्रुप 13 का पकड़ा आपने। अब 13, 15, 17 का क्यों पकड़ा आप समझ गए होंगे। ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तीनों ऑड वाले हैं। बस ऑक्सीजन स्टेट ये कम दिखाएगा सबसे, क्योंकि ग्रुप 13 का मेंबर है। 15 का थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, 17 तो हाँ 11 वाला। 11 वाला मतलब बेसिकली होता नहीं हमारा, फर्स्ट ग्रुप होता है, मतलब वो सोडियम एस ब्लॉक पे पहुंच गए, वो है नहीं हमारे कोर्स में। तो अब समझ गए इसका दोनों का नाम क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड और मेटाबोरिक एसिड। पैरा नहीं आया, याद रखिए पैरा बिल्कुल मत। ये ऑर्थो मेटा पैरा वो वाले नहीं है जो हमने वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े। ये दोनों शब्द थोड़े से परेशान करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी पैरा से कोई दोस्ती नहीं, ऑर्थो एंड। हाँ हो गया, समझ में आ गया कैसे निकाले हमने। तो इस तरह से कोई भी एसिड के नाम हमें निकालने हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, किसी के दो बन। जैसे अगर मैं कहूँ मान लो सपोज टू बी, अब आपने कहा H2SO4, खैर जानते ही हैं सब बच्चे क्या होते हैं इसके नाम, H2SO3। अब आप देखिए दोनों के नाम में क्या क्या दो। अगेन लेट मी चेक द ऑक्सीजन स्टेट। तो वन हैज द ऑक्सीजन स्टेट +6, अदर हैव, दो ऑक्सीजन स्टेट है, दो बनी। अब हाईएस्ट 6 है, लोअर +4 है, इससे नीचे कुछ है ही नहीं। तो फिर दो ही नाम होने चाहिए। पहले का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे का सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, अस इक, इक अस, अस इक, ये समझ में आ गया हो आप। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से आपने कहा ग्रुप 15 में ही आ जाइए। HNO3, HNO2, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। 15 का मेंबर है। पहले की 5 है, ऑक्सीजन स्टेट चेक करिए 5, और इसकी 3 है। और नेम शुड बी एज अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, है ना। तो ये हम किस तरीके से नाम बनाते हैं कॉमन, क्योंकि कल को एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको ये फॉर्मूले दिए जाएं, आपको लैंग्वेज इंग्लिश में दे सकते हैं। तब आपके लिए और दिक्कत हो जाएगी ये बोल क्या रहे। और वो भी आपको सारे एसिड एक जैसे नहीं देंगे। कभी बोरिक एसिड पकड़ लिया, कभी फास्फोरिक, कभी क्लोरिक एसिड पकड़ लिया, कभी कोई और एसिड पकड़ लिया। तब आपके लिए और सरदर्दी हो जाएगी। बोल क्या रहे हैं, फॉर्मूले तो पहले बना लो, फिर तो निकालोगे। फिर उसके बाद काम है अपना नया काम, वो जो पूछ रहे हैं, निकालो एसिडिटी, रिड्यूसिंग पावर, बेसिसिटी क्या है ना, कंजुगेट बेसिस का क्या बनेगा। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक की हमने स्टार्टिंग करी। आज हमने क्या जाना, हाइड्राइड के बारे में अच्छे खासा जान लिया, ऑक्सी एसिड के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया। बट वी हैव फ्यू ऑक्सी एसिड्स ऑफ द ग्रुप 16 एज वेल एज ग्रुप 15, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 15 के ऑक्सी एसिड तो बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट करते हैं कॉम्पिटिटिव पार्ट में। बट ये सब कुछ जानेंगे, आपको इसके लिए देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।